बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं दो वजूहात की वजह से। एक तो ये कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान का जो बहुत सा सियासी मंजरनामा है उसके अंदर जो बड़े फ़ैसले हैं माजी में भी और अभी रिसेंटली भी वो सुप्रीम कोर्ट नहीं किए हैं, अदलिया नहीं किए हैं। दूसरी वजह है इमरान खान साहब, क्योंकि हर तकरीर में और जब वो घर में भी किसी से मिलते हैं, जो भी उनसे मिलने आता है, वो बार बार उनको अदलिया की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं कि देखना जी कोर्ट में, देखना ये होगा, मैं फ़लाने कोर्ट जाऊंगा, मैं फ़लाने कोर्ट जाऊंगा, देखना जी कोर्ट ये करेगी। असल में क्या है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको हमेशा किसी ना किसी के कंधे की तलाश रहती है, और इस दफ़ा इमरान खान साहब को अदलिया के कंधे की तलाश है और उनको ज़रूरत भी है। और इमरान खान साहब जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि उनकी अब जो सियासत है वो अदलिया के कंधों पर चल कर या चढ़ कर चमकने वाली है, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिकॉज़ अदलिया के हवाले से भी बहुत सी अहम खबरें हैं जो मैंने आपसे यहाँ पर शेयर करनी है, जो आने वाले दिनों में होने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस केस की, जिसकी ऑफ कोर्स आज पहली बैठक थी, आज पहली समाअत थी। किसने किसको क्या कहा वो मुझे इस वीडियो के अंदर शामिल करना है। इसके अलावा हम कैसे भूल सकते हैं वो इमरान खान की मशहूर ज़माना जेल भरो तहरीक के बारे में, जो कि ठुस ठुस ठुस, यानी पहले दिन भी ठुस, दूसरे दिन भी ठुस, उसके बारे में भी हमने बात करनी है। क्योंकि जेल भरने वाले जो हैं वो अब ज़मानत की दुहाइयाँ दे रहे हैं। वो कौन से ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स हैं जिनको चंद घंटों के अंदर ही 14 तबक उनके रोशन हो गए और अब उनको ज़मानत चाहिए, इस बारे में भी हम बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स मरियम नवाज़ ने आज अच्छों को धो डाला है। किस किस को धोया है उस बारे में भी बात करेंगे। तो आगाज़ कर लेते हैं इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक से, क्योंकि आज उसका वैसे दूसरा दिन था। ये चलती रहेगी तहरीक, क्योंकि बंदे तो वैसे कोई अरेस्ट होने नहीं है। लेकिन आज जो जेल भरो तहरीक थी वो पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में हुई, और खैबर पख्तूनख्वा में भी वही मॉडल अपनाया गया जो पंजाब में अपनाया गया। कि पहले तो पंजाब वालों ने थोड़ी सी रिलक्टेंस दिखाई कि हम अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब ये प्रिजनर वैन्स के अंदर गए, फ़ोटो सेशन वगैरह करा लिया, फिर कोई थोड़ फोड़ भी की इन लोगों ने, तो फिर ऑर्डर्स आए कि ठीक है नहीं जी अब इनको अरेस्ट कर लिया जाए। तो मैंने आपको बताया था जो ऑफिशियल फिगर है वो क्या है, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, करोड़ों के शहर लाहौर से सिर्फ और सिर्फ 81 कारकुन गिरफ्तार हुए। सेम मंजरनामा आपको पेशावर में भी नजर आया। पेशावर में तो उल्टा लोग भाग गए और लोग आगे आगे थे और पुलिस पीछे पीछे थी। और पुलिस जो है वो ना सिर्फ अनाउंसमेंट कर रही है कि भाई जिसने भी गिरफ्तारी देनी है आ जाएं भाई, हम आप लोग को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, पर नहीं, कोई नहीं निश्ता। अब इन लोगों को कौन समझाए, अब पुलिस को कौन समझाए, हुकूमत को कौन समझाए, निगरान हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में, निगरान हुकूमत को पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, पेशावर के अंदर, कौन इनको समझाए कि ये बेचारे मासूम लोग सिर्फ इमरान खान साहब को खुश करने के लिए, अपने लीडर को एक अच्छी सी फ़ोटो भेजने के लिए पिंजरे के अंदर से, प्रिजनर वैन से, कि देखो जी सर जी असी तुहाडे कहन दे उत्ते ना, देखो फोटो कितनी चंगी कड्डी है, सिर्फ इस चक्कर के अंदर आते हैं। ये तो सीरियस ही हो गया उनको अरेस्ट करने के लिए। अब देखें ना, अब अगर ऐसे सलूक करेगी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और पंजाब की पुलिस, हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स के साथ, कि वो प्रिजनर वैन में फ़ोटो सेशन कराने के लिए आएंगे, ये उठा के उनको जेल में ले जाएंगे, तो ऐसे कैसे इनकलाब आएगा? व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, राइट? सो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो ये क्लेम करते आए हैं लगातार, ये तहरीक उनके लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। वो इसलिए डैमेजिंग है क्योंकि वो जो एक हवा इन्होंने बनाया हुआ था ना, खुद ही अपना, और लोगों के दिलों में भी हवा था कि भाई खान ही बिकता है, सोशल मीडिया पे भी खान बिकता है, टीवी पे भी खान बिकता है, एक दफ़ा खान खड़ा हो जाए तो बस ये हर जगह पे खान ही खान बिकता है, दुनिया जहाँ का पॉपुलर तरीन लीडर है। ये जो तहरीक है ये इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा डेंट डालने वाली है। क्योंकि जैसे लाहौर में हमें ऑफिशियल फिगर मिला है 81 का, यानी कि करोड़ों के शहर लाहौर में सिर्फ और सिर्फ 81, जी हाँ सिर्फ 81 ऐसे लोग मिले जो कि इमरान खान के पीछे थे, या इमरान खान को सपोर्ट करते थे, या उनके नज़रिए को सपोर्ट करते थे। अब मैं बताती हूँ इससे पहले कि अगर कोई यूथिया इस वीडियो को देख रहा है और अगर कोई यूथ का मतलब पीटीआई का सपोर्टर बेसिकली ये मेरा वीलॉग सुन रहा है, उस तक ये क्लिप पहुँचता है, तो मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि ये मैं क्यों कह रही हूँ। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो कल गिरफ्तारियाँ हुई लाहौर से, आज जो भी पेशावर से हुई, कोई 25-30 के करीब है। अभी ऑफिशियल फिगर आ जाएगा, अभी तक आया नहीं है जब तक कि मैं वीडियो बना रही हूँ। जब पेशावर से भी, केपीके से भी ऑफिशियल फिगर आ जाएगा, वो जैसे मेरे तक पहुँचेगा वो मैं उसके ऊपर भी आपको ऑफिशियली अपडेट करूँगी, जैसे मैंने आपको लाहौर के फिगर के ऊपर अपडेट किया। लाहौर के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब हों, असद उमर साहब हों, मुराद राज साहब हों, वलीद इकबाल साहब हों, आज़म स्वाति साहब हों, उमर सरफराज चीमा साहब हों, इन लोगों ने लीडर्स में से गिरफ्तारी दी, ठीक है। और जब इन्होंने गिरफ्तारी दी तो शाह महमूद कुरैशी साहब को यही लगा कि ऑफ कोर्स उनको सीसीपीओ ऑफिस लेकर के जा रहे हैं, या उनको लाहौर में या इधर कहीं
जेल लेकर के जाएंगे। लेकिन आज बड़ा अजीबोगरीब सा वाक़या हुआ। वो ये हुआ कि जी वालिद को बाजियाब कराने के लिए कोई पहुंच गया। किधर पहुंचा जी? अदालत पहुंच गया, लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। कौन पहुंचे जी? ज़ैन कुरैशी साहब। ज़ैन कुरैशी साहब जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं, वो अदालत जा पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाई मेरे अब्बा जी की ज़मानत कराएं, हम उनको मिस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखने को तो ये सिंपल इतनी सी खबर है, लेकिन इस खबर का असल जो पैरामीटर है, या अगर आपने असल पैमाना जज करना है, तो आप उसको ऐसे जज कर सकते हैं कि मैं क्या कहूँ, जैसा लीडर वैसे उसके फॉलोअर्स, जैसा लीडर वैसे उसके कारकुन। अगर लीडर जमानत लेकर के बैठ जाएगा तो भाई जो कारकुनान हैं, तो शाह महमूद कुरैशी साहब है, उनका क्या कसूर है? उनको भी तो जमानत चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, शाह महमूद कुरैशी साहब को लेकर गई जी अटक जेल। ठीक है, जब उनको पता चला ना, कल ही जब प्रिजनर वैन का दरवाज़ा बंद हो गया, बाहर से ताला लग गया है, कुंडी वुंडी लग गई, तो उन्होंने कहा पता नहीं किधर लेके जा रहे हैं, पता नहीं किधर लेके जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, लाहौर से अगर उनको अटक लेके गए होंगे, ट्रैवल पूरा जाग रहे होंगे, ख्वारी हुई होगी, तो बस 14 तपक रोशन हो गए। अगलों ने कहा होगा कि भाई हमें जो है भाई बाहर निकालो, हमारी ज़मानत कराओ। मुद्दा ये है कि भाई अगर इमरान खान साहब अपनी ज़मानत करा सकते हैं तो इन लोगों का क्या कसूर है? और इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ करना था, ज़मानत कराओ तहरीक का आगाज़ नहीं करना था। सो भाई ये जो एक ठुस किस्म की तहरीक है ना, मैं इसलिए कहती हूँ, 10 दफ़ा बोलती हूँ ठुस 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 ठुस। अभी हफ्ते को इन्होंने मुल्तान में करनी है जेल भरो तहरीक, वहाँ पे भी यही सब कुछ होना है। तो एक ठोस तहरीक है, इसका कुछ नहीं होना। अब आ जाए जी, इमरान खान साहब जो हैं वो जिस कोर्ट की तरफ नज़रें जमाए बैठे हैं, मैं आपको उसका अहवाल बता देती हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस केस का जो हियरिंग हुई है उसके बारे में बताऊँ, मैं उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो इसी से रिलेटेड है, इसी मामले से रिलेटेड है। वो ये है कि कल जब मैंने आपको बताया था कि जो 9 रुकनी बेंच बना है इस मामले के अंदर, मामला मैं क्विकली रिपीट कर देती हूँ जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, जो लोग अभी कनेक्ट कर रहे हैं मुझसे। ये मामला है सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस का, जो कि लिया गया खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में होने वाले इंतखाबात के ऊपर, जो कि 90 दिनों के अंदर होने हैं। और क्योंकि अभी तक डेट नहीं आई है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर खुद नोटिस ले लिया और उन्होंने 9 रुकनी बेंच बनाया। 9 रुकनी बेंच जो बनाया, उसके अंदर से जो पाकिस्तान बार काउंसिल है, उन्होंने क्लियरली वही वाली बात जो कि मैं आपसे कर रही थी अपनी पिछली वीडियो के अंदर, कि भाई सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस को भी बेंच में शामिल किया जाए। ये पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा, जस्टिस तारिक साहब और जस्टिस काजी फाइज ईसा को बेंच में शामिल किया जाए। ये पाकिस्तान की बार काउंसिल ने ये बाकायदा तौर पर ये मांग रखी है, और ये ज़ाहिर सी बात है, ये मांग तो आज सामने आई। लेकिन जैसे ही कल बेंच अनाउंस हुआ था, तो तभी मैंने भी यही कहा, हम सब लोग ये कह रहे थे कि भाई जो शख्स आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, विच इज़ लाइक सितंबर अक्टूबर के अंदर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, उनको इस 9 रुकनी बेंच के अंदर शामिल नहीं किया गया। उल्टा उन 2 लोगों को इस बेंच के अंदर शामिल किया गया, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब एंड जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब। ये दोनों वो लोग हैं जिनके ऊपर PMLN को सख्त तरीन तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ है। इस हद तक तहफ़्फ़ुज़ और इस हद तक एतराज़ है कि ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उन्होंने ये बात की कि भाई ये बात मैं बहैसियत प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि बहैसियत प्रेसिडेंट PMLN कह रहा हूँ, क्योंकि तासुब है और बायस हैं ये जजेस, और इसलिए इनको किसी भी ऐसे बेंच में ना रखा जाए जो कि नून लीग के किसी भी केस को एंटरटेन करेगा, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि मरियम नवाज ने तो धो डाला भाई, धो डाला मरियम नवाज ने। सरगोदा में खड़े होकर जब वो तकरीर कर रही थी, तो उन्होंने इसी तकरीर के अंदर बोला कि भाई चीफ जस्टिस साहब को मुखातिब करके कि भाई चीफ जस्टिस साहब को कहा कि चीफ जस्टिस साहब आपको ये क्यों नहीं नज़र आ रहा कि जी बेंच फिक्सिंग हो रही है। मरियम नवाज साहिबा ने यहाँ तक कह दिया कि जी जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बनने का ख्वाब देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे माजी के अंदर जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ बनने का ख्वाब देख रहे थे। मतलब मरियम नवाज ने वो कहते हैं ना, अच्छा खूब सरफ शरफ लगा के हैं, बीच में कंफर्टर डाल के, बीच में अच्छी खासी खुशबू वाला जो है वो सोल्यूशन डाल के खूब अच्छे तरीके से इन सबको रगड़ा, इन सबको रगड़ा है। अब मुझे नहीं पता उनको कंटेम्प्ट का नोटिस आता है कि नहीं आता, आ भी सकता है, बेजाहिर सी बात है। बट एनीवेज, तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं और इतनी क्लियरली इतनी ओपनली हुई हैं, इससे अपने आप में बेंच के ऊपर जो है वो सवालात उठ रहे हैं। और ये सवालात ऑफ कोर्स पाकिस्तान बार काउंसिल एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान की एक लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से उठ रहे हैं, जो कि हुकूमत का एक हिस्सा है। अब आ जाएं जी आप इस हियरिंग की तरफ। इस हियरिंग के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो खुद नोटिस की जो समात है, उसके अंदर ये चीज़ समझने वाली है कि एक्चुअली यह खुद नोटिस क्यों लिया गया।
ये अज खुद नोटिस एक नोट के ऊपर लिया गया। नोट क्या था? केस चल रहा था सीसीपीओ नकवी साहब का, ये जो लाहौर के सीसीपीओ हैं, उनके हवाले से केस चल रहा था, क्योंकि उनकी जो पोस्टिंग है, उनकी जो ट्रांसफ़र है एक्चुअली उसको रुकवाना था, उनको वापस लाहौर ट्रांसफ़र कराना था। ये वो वाला केस चल रहा था और उस केस के दौरान इंतखाबात तक बात चली गई और जब इंतखाबात तक बात पहुंची तो तब इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया गया। इलेक्शन कमीशन जिसका कोई लेना देना नहीं था सीसीपीओ वाले केस से, लेकिन क्योंकि इंतखाबात तक बात चली गई तो उनको भी बुलाना पड़ा और वो बेचारे गए। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो हाजिरी वो लगाई उन्होंने, क्योंकि ज़्यादातर अदालत बुला रही है तो उनको जाना पड़ेगा। इसके ऊपर भी मरियम नवाज ने सरगोदा के जलसे में खड़े होकर खूब लगते लिए, खूब तनकीद की कि भाई जो ये जज साहिबान है ये अपना किरदार क्यों नहीं देख रहे हैं, ये क्यों बेंच फिक्सिंग इनको नज़र नहीं आ रही है, पूरी दुनिया को नज़र आ रही है, ये क्यों नहीं अपना किरदार देख रहे हैं। तो एनीवेज हुआ क्या कि भाई जो 9 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी की जो शमूलियत थी उसने पीएमएलएन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया और पीएमएलएन ने इस पूरे मामले को इस तरह से लिया कि भाई ये तो हमें जानबूझकर चिढ़ाने के लिए नहीं होता, चिप चढ़ाने वास्ते ये उन्होंने जानबूझकर उसमें शामिल किया है। एनीवेज, लेकिन इसमें 2 जजेस ऐसे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब। इन दोनों के जो कमेंट्स हैं, जो रिमार्क्स हैं, वो मैं आपको मनोअन पढ़ के सुनाती हूँ, क्योंकि वो ऐसे रिमार्क्स हैं कि वो इस केस का रुख क्या, इस पूरे की पूरी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसका रुख बदल सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा अपनी पिछली वीडियो के अंदर कि भाई ये जो बेंच है इन्होंने सिर्फ ये इंतखाबात के हवाले से डिसाइड नहीं करना। 9 लोगों का बेंच बन गया तो उन्होंने कोई और भी बहुत से काम करने हैं, ठीक है, यानी लार्जर पिक्चर को देखना है। ये जो पार्लिमानी एक बहरान आया हुआ है, जो आईनी बहरान आया हुआ है, इसको भी सॉल्व करेंगे अगर आप बेंच बैठेंगे। सबसे पहले तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब क्या फरमाते हैं, पहले मैं आपको पॉइंटर्स बता देती हूँ उनके। जी, जस्टिस मंदोखेल साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये फरमा रहे हैं कि क्या असेंबलियां किसी फर्द की डिक्टेशन पर तहलील हो सकती हैं। इसका बैकग्राउंडर मैं आपको ये बता देती हूँ। बैकग्राउंडर इसका ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये फरमाते हैं कि क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां आइन के मुताबिक तहलील हुई। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। देखा ना, मैंने आपको वही कहा था ना, इस वीडियो के आगाज़ में मैंने आपको कहा था ना कि कुछ ऐसी ऑप्शंस, कुछ ऐसे रिमार्क्स सामने आए हैं कि जो कि शायद किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि भाई इस बेंच के अंदर ये भी बात होगी। क्योंकि जब ये बेंच बना तो तब तक इनिशियली सबकी यही अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई अभी 90 दिनों के अंदर इलेक्शंस तो होने हैं, क्योंकि आइन की वजह से आइन की ऑब्लिगेशन है और जजेस का और कोर्ट्स का तो काम ही यही है कि उन्होंने आइन को जो है वो हर हाल में अमल पैरा कराना है। तो सबका यही था कि भाई इसमें कोई भी स्कूल ऑफ थॉट के जज हों, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझ पे कंटेम्प्ट लगे। तो किसी भी साइड के, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के जज हों, लेकिन वो एक बात पे मुत्तफिक होंगे कि इंतखाबात होने चाहिए। बट टू आवर सरप्राइज एंड टू मेनी पीपल सरप्राइज, ये रिमार्क सुनकर इमरान खान साहब भी लंबे पै गए। वो जो थोड़ा बहुत अपनी टांग पे खड़े हो रहे थे ना, वो भी लंबे पै गए, क्योंकि इमरान खान साहब के अरमानों पर पानी फेर दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने। अगर मैं ये कहूँ कि इस 9 रुकनी बेंच के अंदर एक डिवाइड नजर आया, यानी एक जज ने दूसरे जज की ओपिनियन को अगर मैं ये कहूँ कि चैलेंज किया तो वो गलत नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब क्या फरमा रहे थे कि क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां आइन के मुताबिक तहलील की गई? क्या वजूहात के बगैर तहलील की गई असेंबलियां दोबारा बहाल हो सकती हैं? क्या वजीर आला सियासी जमात के सरबराह की हिदायत पर अमल करने का पाबंद है? अवाम ने तो 5 साल के लिए असेंबलियों को मैंडेट दिया था। हो सकता है अदालत बगैर वजूहात के तहलील की गई असेंबलियां ही दोबारा बहाल कर दे। समझ आइए कि दोबारा पढ़ दूं, रिपीट कर देती हूं। हो सकता है अदालत बगैर वजूहात के तहलील की गई असेंबलीज ही दोबारा बहाल कर दे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर अली शाह के उठाए गए सवालों को भी अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाया, और ये वो सारे सवाल हैं जो कि पाकिस्तान की इस वक्त जो एक सियासी बहरान आया हुआ है उसको एक नई डायनामिक्स दे सकते हैं। क्या सियासी बहरान है? गवर्नर ने कहा कि भाई हमने तारीख नहीं देनी है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई मैं इंतखाबात कराना चाहता हूं, मैं तो कराऊंगा इंतखाब, लेकिन मुझे कोई डेट मिले और उसके बाद मुझे फैसिलिटेशन मिले GHQ से, पुलिस से, खजाने से, दाखिला से, जुडिशरी से, तो मैं इंतखाबात की डेट अनाउंस कर दूंगा। मुझे गवर्नर डेट देगा तो मैं अनाउंस करूंगा गवर्नर के। हाँ, असी नहीं देनी डेट, असी नहीं देने देता हमने डेट। जब ये हुआ, सदर साहब ने अपनी जी पूरी फुर्तियां दिखाई, सब कुछ। उसके बाद ये हुआ कि CCPO का केस चल रहा है, उसके ऊपर नोट ले लिया। उसका नोट जो है, नोट के ऊपर जो है CCPO वाले केस के अंदर, उस नोट के ऊपर चीफ जस्टिस ने जो है वो
आज खुद नोटिस ले लिया। सुन लीजिए, ये जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने, हमारी आंखें तो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के रिमार्क्स ने खोली, क्योंकि हम इससे पहले तक तो यही कह रहे थे कि जी 184(3) ऑफ कोर्स आवाम का मुफाद और इसके अलावा ये आज खुद नोटिस का बिल्कुल बनता है, इससे बेहतर तो कोई केस ही नहीं हो सकता आज खुद नोटिस का। लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने, क्योंकि ये वो कानूनदान हैं जो कि आपको कानून की, आइन की तशरीह बताते हैं, यही वो लोग हैं जो हमें कानून और आइन की तशरीह पढ़ाते हैं। ये हमें क्या पढ़ा रहे हैं कि जो कुछ ऑडियो सामने आई हैं, आबिद जुबैरी कुछ जजेस के हवाले से बात कर रहे हैं। ये आज खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के नोट पर लिया गया। इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया है, जो कि फरीक नहीं है। इन हालात में मेरी राय में ये केस 184(3) का नहीं बनता। वो कह रहे हैं कि जी ये 184(3) का केस ही नहीं बनता, मतलब आज खुद नोटिस ही नहीं इस पे बनता। सो आप देख रहे हैं कि कितनी डाइवर्सिटी और किस किस तरह के रिमार्क्स इसके ऊपर आए, जो कि क्लियरली, अब अगर मैं इसकी पॉलिटिकल साइड आपको बताऊं, ये मैंने आपको अदालती साइड बताई, अगर अब मैं आपको इसकी क्लियरली पॉलिटिकल साइड बताऊं ना, तो जो अपराइट जज है और जिसको जरा सी भी अंडरस्टैंडिंग है कि क्या हो रहा है, वो तो कहेगा कि भाई सबसे पहले इंतखाबात का फैसला करने से पहले तो ये फैसला होना कि ये इंतखाबात हो क्यों रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत से सवालात इसमें जन्म लेंगे, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। 3 मेजर कॉम्प्लिकेशंस मैं आपको बता देती हूँ क्या होंगी। एक तो मर्दमशुमारी, क्या पुरानी मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट को ये बहुत बड़ा आईनी मसला दरपेश होगा अगर इंतखाबात की अनाउंसमेंट ये बेंच करता है विद इन 90 डेज, नंबर 1। नंबर 2, क्या वफाकी और आम इंतखाबात के दौरान सूबों में निगरान हुकूमतों का जो क़याम है वो आईनी ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अगर ये इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर 9 अप्रैल या उससे पहले या अप्रैल में समवेयर अराउंड ईद के बाद, फॉर एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा अगर 15-20 दिन डिले कर देते हैं, तो अगर अप्रैल में होते हैं तो 2023 ऑनवर्ड्स जब भी इंतखाब होंगे पाकिस्तान में वो अलग अलग होंगे। आप समझ रहे हैं? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाब अगर अप्रैल में होता है तो वो 5 साल के लिए होगा, और जो वफाक का इंतखाब होना है वो 2023 में, जो बाकी इलेक्शन होना है सिंध में, वफाक में, वो इलेक्शन होना है नवंबर-दिसंबर 2023 में, जो कि अभी तक ये प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब है 2023 ऑनवर्ड्स 2 सूबों के इंतखाब अलग हुआ करेंगे 5 साल के बाद, और सेंटर का और सिंध का एंड बलोचिस्तान का एंड GB का एंड व्हाटएवर वो अलग अलग टाइम पर हुआ करेंगे इंतखाबात। आप समझ रहे हैं? सो ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, क्या आइंदा हमेशा के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ दीगर असम्बलीज़ के साथ रहने वाली नहीं रहने वाली? दिस इज़ गोइंग टू बी रियली डिफ़िकल्ट थिंग, क्योंकि अगर इनके यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अलग इंतखाबात होने हैं, ठीक है, तो ऐसे में निगरान सेटअप होगा और फिर इनके अंदर हुकूमतें बनी होंगी, ठीक है, हुकूमतें बनी हुई हैं, और फिर उसके बाद बाकी जगहों पे ख़ासतौर पे वफाक और सिंध वगैरह में इंतखाबात होने हैं, तो क्या वहाँ पर जिनकी हुकूमतें वही रहेगी कि वहाँ पर जो है निगरान सेटअप आएगा? तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अगर बग़ैर वजह के असम्बली तहलील की गई तो क्यों ना हम इस असम्बली को बहाल कर दें। असम्बली बहाल होगी तो बल्ले बल्ले परवेज़ इलाही साहब ने तो सुनते ही कह दिया होगा, सत्ते खैरा हो जिए जी ओ जिए, ये बेंच जिए हैं। परवेज़ इलाही साहब के दिल की आवाज़ आई होगी, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब को मिलने लगा एक बहुत बड़ा धोखा। परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान साहब करने लगे डिच फुल टाइम, क्योंकि इमरान खान साहब की हमेशा से आदत है कि वो यू टर्न लेते हैं। वंस अ चीटर इज़ ऑलवेज अ चीटर। ये चीटिंग ही तो होती है ना, आप एक वादा करें और फिर उस वादे को पूरा ना करें। और जो परवेज़ इलाही साहब के साथ वादा है वो है उनको सदर बनाने का, लेकिन एक्चुअली इमरान खान साहब ने उनको सदर बनाना कोई नहीं है, क्योंकि पार्टी के अंदर हर शख्स, लेट इट बी शाह महमूद कुरैशी, लेट इट बी फवाद चौधरी, लेट इट बी असद उमर, मैं नाम लेके कह सकती हूँ, आप जाएँ जाके पूछ लें, आएंगे ना 30 दिनों के बाद तो जेल से वापस आएंगे ना, क्योंकि हुकूमत ने तो प्लान किया ना 30 दिन इनको जेल में रखना है। जब भी वापस आएंगे आप इनसे पूछ लीजिएगा, किसी ने परवेज़ इलाही साहब को सदर बनाने के लिए मानना नहीं है। और इमरान खान साहब ने टाइम पर आके थोड़े दिनों के बाद परवेज़ इलाही साहब को कहना वो पता क्या पार्टी नहीं मान रही है, ये है वो है, ठीक है। तो परवेज़ इलाही साहब जो है ये बातें सुन के बड़े खुश हुए होंगे कि हाय मैंने वापस, क्योंकि अगर ये बात यहाँ तक पहुँच रही है, हो सकता है कि अदालत बगैर वजूहात के तहलील की गई असेंबलीज ही दोबारा बहाल कर दे। मैं बार बार इसके ऊपर इसलिए फोकस करूँ क्योंकि इसके बहुत से डिफरेंट एंगल्स हैं। तो ये हो सकता है कि वो ऑन रिकॉर्ड परवेज़ इलाही साहब के वो बयानात इस्तेमाल करें जिसका ना परवेज़ इलाही साहब हर जगह जाकर के टेलीविजन चैनल्स पे भी जाकर के कह रहे हैं कि हमें असेंबलियाँ तहलील नहीं करनी चाहिए अभी, लेकिन फिर भी मैंने तमाम अथॉरिटी इमरान खान साहब को दे दी। उस इमरान खान साहब को, उस चेयरमैन को जो कि पंजाब और KP के दोनों की असेंबली में है ही नहीं,
वो तो नेशनल असेंबली में भी नहीं है, तो कैसे एक फर्द वाहिद डिक्टेट कर सकता है कि जी फलानी असेंबली जो है वो तहलील हो। तो ए भी जी खुल गया जे एक बड़ा कट्टा, तो ए खुल गया जे एक नवा कट्टा, और ये इस तरह का कट्टा है कि इमरान खान साहब के अरमानों के ऊपर पानी फिरेगा तो इसमें कोई ताज्जुब, कोई हैरानगी नहीं होगी, क्योंकि अगर अपराइट जजेस सही से इन केसेस को, इस केस को देखें, इस केस को सुने, तो आपको ऐसे ही जो है रिमार्क सुनने को मिलेंगे जो कि हमें आज सुनने को मिल रहे हैं। और कुछ बैद नहीं है कि जो मामलात हैं वो वैसे ना हों जैसे इमरान खान साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इंतखाबात की तारीख उनको इमरान खान साहब ये इस अदलिया या इस बेंच के थ्रू ना मिले या फौरी ना मिले। इमरान खान साहब का तो मोटिव ही यही है ना। एक और चीज़ बड़ी छोटी सी इस हवाले से है, वो ये है कि जुडिशल काउंसिल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनके खिलाफ जो है रेफरेंस दायर हो गया है। ये प्रैक्टिस भी एक होनी चाहिए कि जो खुद ब खुद जो जजेस हैं जिनके ऊपर एतराज़ आता है वो अपने आप को बेंच से अलग कर लें। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिवायत और एक अच्छी चीज़ होगी जो कि इस हवाले से देखने में आएगी। लेकिन ये है कि जी उन्होंने के खिलाफ, नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर हो गया है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कमिंग टू अगेन सरगोदा जलसा मरियम नवाज़ का, उसके अंदर उन्होंने जो आज 5 के टोले की फ़ोटोएँ दिखाई हैं ना, वो सारी की सारी जुडिशरी से रिलेटेड है। वो जो 5 का टोला आज के दिन के लिए था ना, जिसको मरियम नवाज़ ने खूब धोया और रगड़ा है, ऐसी तैसी फेर दी मरियम नवाज़ ने, उनके करियर की, मरियम नवाज़ के पॉलिटिकल करियर की आज की तकरीर सबसे ज़्यादा बोल्ड और सबसे ज़्यादा एग्रेसिव थी। आज की उन्होंने जो 5 तस्वीरें दिखाई उनमें जनरल फैज़ तो थे, लेकिन उनमें जनरल बाजवा और इमरान खान नहीं थे। और उन्होंने जनरल फैज़ के बारे में भी ये कहा कि जनरल फैज़ जो है वो सरगना है इसका। और अगर मैं ये कहूँ कि मरियम नवाज़ ने जनरल फैज़ को उनके टेन्योर के बीच में ही टारगेट करके इतना मुतनाज़ा बना दिया था और उनकी असलियत और उनको इस तरह से एक्सपोज कर दिया था कि वो जो कार्रवाइयाँ जनरल फैज़ किया करते थे उनको इतना एक्सपोज कर दिया था कि उनका ख्वाब चीफ बनने का ख्वाब ही रह गया। उसी तरह अब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के हवाले से जो मरियम नवाज़ ने इंकशाफात किए हैं, उनसे डेफिनेटली उनका जो आने वाला जो करियर है वो भी कहीं ना कहीं टानिश या मुतनाज़ा होगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत सी और चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में बात करते हैं।